हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे जलवायु के बारे में और उसमें हमने चर्चा की थी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनके बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय मानसून कि भारतीय मानसून किस प्रकार प्रभावित होता है, किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, तो उनकी हम आगे यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भारतीय मानसून की। भारतीय मानसून देखिए, भारतीय मानसून का जो प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति है वो किस प्रकार होती है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ से ये जो मानसून है या फिर कहें कि भारत की जलवायु है, तो उन सब तत्वों से मिलकर, इन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। और ये जो भारतीय मानसून है, ये शब्द सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया, तो उसके बारे में भी हम आज चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है कि जो भारत की जलवायु है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है, मानसूनी प्रभावों से, मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। क्योंकि भारत की जलवायु सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है, मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। ठीक है। अब जब मानसूनी पवनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इसकी अक्षांशीय स्थिति के कारण कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी भारत है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें और इसको प्रभावित करने वाले कारकों से के संदर्भ में इससे बात करें, तो हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है, मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहा गया है, मानसूनी जलवायु कहा गया है। ठीक है। अभी जो मानसूनी जलवायु है, फिर हम कहेंगे मानसून, भारत में मानसून शब्द ये सबसे पहले किन लोगों ने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अरबी व्यापारी थे। भाई हमने पहले ये पढ़ा है कि जो मानसून शब्द ये अरबी भाषा के मौसम सबसे बना है, इसीलिए सबसे पहले जो अरबी व्यापारी थे, कौन थे, अरबी व्यापारी थे। ठीक है। किन्होंने किया था, अरबी व्यापारियों ने किया था, जो कि व्यापार के सिलसिले में भारत आते थे। भारत आए और उन्होंने यानी कि जो पवने हैं या जो मानसून है, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या देखा कि जो भारत में आते थे, तो ये जो भारत का जो मानसूनी पवने हैं ये समय या ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती थी। और यही क्या है, ये पवन तंत्र है या उसका उत्क्रमण है। ठीक है। उन्होंने पवन तंत्र के मौसमी उत्क्रमण यानी मौसम के अनुसार बदलाव होता है, तो मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। ठीक है। क्या नाम दिया उन्होंने, मानसून नाम दिया।
यानी कि जो अरबी व्यापारी आते थे उन व्यापारियों ने क्या देखा कि जो पवन तंत्र में जो मौसम के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसी मौसमी परिवर्तनों को या मौसमी उत्करण को इन्होंने क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। ठीक है, अब हम देखें कि जो मानसून है ये इस मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन किन अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है, तो मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हैं। इनके मध्य होता है। यानी मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य देखने के मिलता है या इसके मध्य रहता है। ठीक है, तो यह है भारतीय मानसून के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। जैसे भारत की जलवायु सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है, मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। अरबी व्यापारी, यानी सबसे पहले जो मानसून शब्द किसने दिया, जो अरबी व्यापारी आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ के पवन तंत्र को, यानी कि जब वो समुद्री मार्ग से आते थे तो उन्होंने जगह जगह क्या किया, इसमें बदलाव महसूस किया और इसी पवन तंत्र के मौसमी बदलाव को या मौसमी उत्करण को, यानी कि मौसम के अनुसार जो बदलाव होता है उसको क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। और इस मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम ये मानसून शब्द जो सुन रहे हैं, तो ये मानसून शब्द है या फिर ये मानसून जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कौन कौन से तथ्यों से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि जो मानसून की प्रक्रिया को समझने के कौन कौन से तथ्य हैं, तो हम उनकी बात करें। मानसून की प्रक्रिया को समझने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यानी वो कौन कौन से तथ्य हैं जो भारतीय मानसून की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या जिनसे मानसून आता है, मानसून लौटता है, मानसून का कितना समय रहता है। ठीक है, यानी कितने समय तक मानसून विद्यमान रहता है भारतीय स्थल भूभाग पर। ठीक है, तो ये सभी वो कौन कौन से तथ्य हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ सबसे पहली कि देखो स्थल और जल भाग होता है। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था, जब जैसे मौसमी परिवर्तन होता है, ठीक है, तो थल भाग और जल भाग में जो ठंडा या गर्म होने की दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें ग्रीष्म काल की, यानी कि गर्मियों की बात करें, गर्मियों में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो उत्तरी या फिर जिसको कहते हैं कि उत्तरायण में चला जाता है, यानी कि इसका जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो कहाँ होता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास रहता है। यानी कि भारतीय भूभाग पर या फिर अपन कहें कि कर्क रेखा पर ये क्या होता है, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, अब चूँकि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, इसलिए जो ज़्यादा तापमान है वो कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर न गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कर्क रेखा पर। यानी कहने का मतलब है कि जो ये ताप की पेटी है ये ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर खिसक जाती है। या फिर ये हम कहें कि जो उस समय जब हमारे भारत में क्या होती है, गर्मी होती है, तो ज़्यादा गर्मी से किसे जो थल भाग होता है वो थल भाग गर्म हो जाता है, जबकि जल भाग क्या है, थल भाग की अपेक्षा कम गर्म होता है। तो जब थल भाग जल भाग से ज़्यादा गर्म होता है, जब थल भाग जल भाग से ज़्यादा गर्म होता है, तो जो भाग ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर वायुदाब कम होता है।
यानी कि जब ग्रीष्म काल की बात करें तो थल भाग में क्या होता है, तापमान ज़्यादा होने से वायुदाब कम होता है। और जल भाग की बात करें तो जल भाग में तापमान कम होने से वायुदाब ज़्यादा होता है। यानी कि थल भाग में ज़्यादा तापमान तो कम वायुदाब, जबकि जल भाग में कम तापमान तो ज़्यादा वायुदाब। यानी कि हम यहाँ समझें, जैसे ये थल भाग है और ये जल भाग है, ठीक है। ऐसा सुने, अब थल भाग में जब तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। क्या होता है, जब ताप ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, जबकि यहाँ पर अगर इसके मुकाबले ताप क्या होता है, कम रहता है, तो वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि ग्रीष्म काल में, कौन से काल में, हम ग्रीष्म काल में बात करें। अब ग्रीष्म काल में क्या होता है कि थल भाग के ज़्यादा गर्म होने से वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, और जल भाग के कम गर्म होने से वहाँ का वायुदाब अधिक होता है। अब आप एक बात बताइए कि जो पवनें होती हैं वो ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलेंगी या कम वायुदाब से ज़्यादा वायुदाब की ओर चलेंगी? भाई पवनों का एक सामान्य गुण होता है कि वो क्या करती हैं, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। कहाँ से कहाँ चलती हैं, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। इसीलिए जो पवनों की जो दिशा होगी, क्या होगी, पवनों की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, यानी कि जल भाग से थल भाग की ओर चलने लगती हैं। और जब ये पवनें जल भाग से थल भाग की ओर चलती हैं तो समुद्रों के ऊपर चलने से क्या होती है, अपने साथ आर्द्रता भी लेकर जाती हैं और फिर ये जाकर थल भागों में बरसात कर देती हैं। क्या करती हैं, थल भागों में वर्षा कर देती हैं। तो हम जो सबसे पहला जो तथ्य है, क्या है, सबसे जो पहला तथ्य है वो है कि स्थल व जल भाग के गर्म व ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण, क्या है, स्थल भाग व जल भाग के गर्म व ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण, ठीक है। जब ये ठंडे होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसी कारण भारत के, भाई अभी मैंने क्या बताया, जो थल भाग है, थल भाग पर क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। कैसा वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होता है, जबकि समीप स्थित यानी पास में स्थित जो सागर हैं, सागरीय भाग का वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। यानी कि स्थल भाग पर तो क्या होता है, वायुदाब निम्न होता है, जबकि इसके समीप स्थित जो सागरीय भाग वहाँ पर वायुदाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। यानी कि स्थल भाग पर तो निम्न वायुदाब होता है और सागरीय भाग पर वायुदाब अधिक होता है, ठीक है। तो जब स्थल भाग पर वायुदाब कम और सागरीय भाग पर वायुदाब ज़्यादा होगा तो हवाएं किस ओर चलेंगी, जल भाग से थल भाग की ओर चलेंगी, ठीक है। तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अब हम बात करें इसके दूसरे तथ्य की। कौन से तथ्य की, इसके दूसरे तथ्य की। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है कि ग्रीष्म काल में का अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण होता है।
क्या होता है, ग्रीष्म काल में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, या हम इसको कहें ITCZ, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी ITCZ या फिर अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो हम केवल इतना जान लें कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण है, ये भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, एक निम्न वायुदाब की क्या होती है, पेटी होती है। क्या होती है, निम्न वायुदाब की पेटी होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण या फिर ITCZ है, इसकी स्थिति भूमध्य रेखा से बदलकर कहाँ हो जाती है, स्थिति गंगा के मैदान, कहाँ हो जाती है, गंगा के मैदान के आसपास हो जाती है। ठीक है, कहाँ हो जाती है, गंगा के मैदान की ओर हो जाती है। यानी कि पहले जो निम्न दाब कहाँ था, भूमध्य रेखा के आसपास, वो किस चक्कर कहाँ हो जाता है, उत्तरी भारत के मध्य में हो जाता है, उत्तरी भारत की ओर हो जाता है। अब जब उत्तरी भारत की ओर क्या होगा, वायुदाब कम होगा। ठीक है, तो दक्षिणी भारत की ओर, या फिर हम कहें कि जो दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र हैं या सागरीय भाग, वहाँ पर क्या होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वायुदाब से हमेशा वायु किधर बहती है, कम वायुदाब की ओर। तो इस कारण भी क्या होता है, ये इसका दूसरा कारण है कि ये जो मानसूनी पवनें समुद्री भाग से थल भागों की ओर आती हैं और अपने साथ जो आर्द्रता लाती हैं उससे वर्षा करा देते हैं। ठीक है, अब देखो जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण है, ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण है, ये क्या होता है, ये एक विषुवतीय गर्त है निम्न वायुदाब का। यानी ये क्या है, एक निम्न वायुदाब की पेटी है या गर्त है। ठीक है, जो कहाँ होती है, विषुवतीय रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, क्या होती है, ये एक बहुत ही निम्न वायुदाब की पेटी होती है जो विषुवत रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यानी कि 5 अक्षांशों के मध्य स्थित होती है। और ये क्या करती है, ये अपने ऋतुओं के अनुसार उत्तर में कभी दक्षिण में इस प्रकार अपना स्थान चेंज करती रहती है। तो जहाँ पर ये ITCZ होगा वहाँ पर क्या होगा, अत्यंत ही न्यून वायुदाब होगा, यानी अत्यंत ही कम वायुदाब होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और जो ये ITCZ है या अंतः उष्ण अभिसरण है, तो इसको क्या कहते हैं, मानसून ऋतु में मानसून का गर्त कहते हैं। इसको मानसून ऋतु में क्या कहते हैं, ठीक है, इसे मानसून ऋतु में मानसून का गर्त कहते हैं। मानसून का गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा तथ्य जो कि भारत की या फिर मानसून की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम बात करें इसके तीसरे तथ्य की। तीसरा है कि हिंद महासागर में, जो भारत के दक्षिण में स्थित जो सागर है, जिसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के, यानी कि भारत का जो हिंदुस्तान नाम, उसके आधार पर उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर में एक द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप की ओर है, यानी कि भारत से या फिर हम कहेंगे हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में है। तो वहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में स्थित एक क्या होती है, एक उसके ऊपर एक तीव्र क्षेत्र होता है उच्च वायुदाब का। क्या होता है, एक तीव्र क्षेत्र होता है उच्च वायुदाब का।
तो वो वायुदाब का क्षेत्र जो खिसकता रहता है कभी उत्तरी में कभी दक्षिण में, तो वो किसको प्रभावित करता है? वो भी मानसूनी पवनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा तथ्य है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थित रहता है। कैसा क्षेत्र है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो उसकी स्थिति के अनुसार उसकी तीव्रता व स्थिति किसको प्रभावित करती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, यह था इसका तीसरा तथ्य है। यानी कि जो मेडागास्कर के पूर्व में जो उच्च वायुदाब का एक क्षेत्र है, तो उसकी तीव्रता यानी कि जब वो ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो वो भी किसको प्रभावित करता है? भारतीय मानसून को। अगर वो कम सक्रिय होता है तो वो भी किसको प्रभावित करेगा? भारतीय मानसून को। यानी कि उससे ज़्यादा तीव्र होने से भारतीय मानसून में तेज़ी होती है, जबकि जब वो कम तीव्र होता है तो भारतीय मानसून में क्या होती है? थोड़ी कमी रहती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका ये तीसरा तथ्य है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। देखो, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला चौथा तथ्य है वह है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार वह अधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भाई मध्य एशिया में क्या होती है? जब गर्मी होती है तो उस समय क्या होता है भाई? हमारे जब गर्मी होती है तब मध्य एशिया में गर्मी होती है, उस समय तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो स्थान गर्म होता है वहाँ का वायुदाब क्या होता है? ठंडे स्थान के मुकाबले वायुदाब कम होगा। ठीक है, क्योंकि गर्म होने से जो वायु है स्थल भाग गर्म होता है तो स्थल भाग के आसपास की वायु होती है, वो वायु क्या करती है? गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और नीचे जो वायु पहले घनी थी वो क्या हो जाती है? बिल्कुल कम वायु हो जाती है, और कम वायु होने से वहाँ का वायुदाब भी कम हो जाता है। बात समझ में? ठीक है, तो जब ये गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं का क्या होता है? और उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। वायु धाराओं का एवं उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। ऊपर की ओर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस ओर भी क्या करती हैं? भारत की ओर जो वायु है वो प्रवेश करने लगती हैं। ठीक है, अगला जो इसका पांचवा तथ्य है वो हम देखते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का यानी कि गर्मी की ऋतु में जो हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में जो जेट धाराएं होती हैं, उत्तर पश्चिमी यानी कि हिमालय के उत्तर पश्चिम में जो जेट धाराएं होती हैं वो,
और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर, यानी कि जो हिमालय उत्तर भारत में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि दक्षिण भारत में, एवं भारतीय प्रायद्वीप में किन पवनों का होता है, जो उष्ण कटिबंधीय। भाई हमने पहले पढ़ा था कि जैसे कर्क रेखा की स्थिति के आधार पर हमें क्या करते हैं कि जो भारत के कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों बांटती है। इसके जो उत्तरी भाग है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, जो दक्षिण भाग है या फिर प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इन्हें क्षेत्र का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये इसके 5 प्रमुख तथ्य हैं जो कि किनको प्रभावित करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें हैं वो स्थल भागों से चलकर स्थल भागों की ओर आती हैं। कहाँ से चलकर आती हैं, सागरीय धाराओं से, या सागरीय धाराओं के ऊपर से, या फिर कहें कि सागरों समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं। तो समुद्र के ऊपर से गुजरने से पवनों की एक लक्षण होता है कि वो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। भाई जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उससे क्या होता है, पानी का देखो वाष्पोत्सर्जन 2 कारणों से होता है। एक तो होता है सूर्य के प्रकाश से, और दूसरा हवाओं के द्वारा भी क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उन दोनों कारणों से क्या होता है कि ये जो वायु है या पवन है ये अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, और आर्द्रता लाकर जैसे ही स्थल भागों में प्रवेश करती हैं या भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, अपना पानी बरसात के रूप में छोड़ने लगती हैं। और इससे क्या होती है, भारत के लगभग सभी संपूर्ण भारत में क्या होती है, बरसात होती है। हालांकि इसमें क्या होती है, विषमता होती है। वही किन्हीं भागों में बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, जबकि कुछ भाग तो ऐसे हैं कि वहाँ पर मुश्किल से पूरे वर्ष भर में 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से ऊपर भी बरसात होती है वर्ष भर में। ठीक है, तो ये उसके अलग अलग कारण, वो प्राकृतिक भौतिक कारण होते हैं जिनको ये प्रभावित करते हैं। हम इसके जो तथ्य पढ़ रहे थे किसके, जिसको मानसून को प्रभावित करने वाले तथ्य थे। ठीक है, तो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे जो भारतीय मानसून है उसका आगमन और उसकी वापसी के बारे में,